नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? नोट्स वगैरह बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? नोट्स वगैरह अगर नहीं बना रहे होंगे तो बनाना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। वो आपकी बुक होगी, वो आपके कंटेंट होंगे, वो आपकी शब्दावली होगी, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, आपको अपडेट करने में आसानी होगी। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि मेरा जो 30-31 साल का अनुभव है ना, उस अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूं। मैं 30-31 साल का हूं, अनुभव मेरा 10-15 साल का है, लेकिन जिस अनुभव के साथ मैं बोलता हूं, ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं जिन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं ना, उन समस्याओं से मैं गुजर चुका हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप कम से कम 300 से 400 पेज का स्पाइरल कॉपी हर सब्जेक्ट के लिए लेकर के बैठे। जितना रंग रोगन कर पाइए, कीवर्डों पर फोकस कर पाइए, रिवीजन पर फोकस कर पाइए, उतना करिए। जितना अपडेट करना हो उतना करिए। और कौन सा काम है? यही तो काम है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। फिलहाल जिस प्रकार आपका इंडियन पॉलिटी चल रहा है, उस प्रकार अब आपका इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। हालांकि अर्थशास्त्र थोड़ा सा इतना पढ़ेंगे जरूर कि जो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक कौन माने जाते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। अच्छा, हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और अर्थव्यवस्था के दो सेगमेंट होते हैं। एक स्टैटिक सेगमेंट होता है जिसमें बदलाव नहीं होता, जैसे जीडीपी की परिभाषा, जैसे प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा, जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे जो है रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट में तमाम शब्दावलियां, जैसे जो है भुगतान संतुलन। कुल मिलाजुला करके मेरा यह कहना है कि जिन बिंदुओं में हम परिवर्तन नहीं देखते हैं अर्थव्यवस्था के, उसको हम स्टैटिक पॉइंट कहते हैं। और जिनमें हम परिवर्तन देखते हैं उसको डायनेमिक। जैसे आरबीआई ने मौद्रिक नीति अपनी जारी की, जैसे बजट 2026-27 जारी किया गया, जैसे आर्थिक समीक्षा जारी की गई, जैसे कृषि संगणना जारी की गई, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आई, जैसे जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट आई। तो मेरा यह कहना है कि अर्थव्यवस्था जो होती है, एक तो स्टैटिक होती है और दूसरी डायनेमिक होती है, और दोनों जगह से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेरा यह कहना है कि मास्टर जो भी आपको पढ़ाएगा वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों साथ लेकर के चलेगा, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और लगातार अर्थव्यवस्था पर जब संकट आता है ना, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, या फिर हार्मुज बंदरगाह बाधित होता है, या फिर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी जो है राजकोषीय जो घाटा है ना, वो बाधित होता है, वो कमजोर होता है। इसके अलावा आयात निर्यात प्रभावित होता है, उत्पादन प्रणाली प्रभावित होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में हलचल होगी तो सामाजिक स्तर पर भी हलचल होगी, राजनीतिक स्तर पर भी हलचल होगी। तो जो आपका क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति होगा, एग्जामिनर, वो भी लगातार जो है अर्थव्यवस्था से नंबर ऑफ क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा रखेगा। लगातार जो है अर्थव्यवस्था के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ती जा रही है हर एग्जाम को लेकर के। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वह स्टैटिक और डायनेमिक, मतलब कि अर्थव्यवस्था को अपडेट करके पढ़ाया जाएगा। आज क्या क्लास चलेगा? तो आज आपका क्लास अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय चलेगा। अब इस अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना क्या है उसको लिख लें। उसके बाद जो है हम लोग एक एक चीज कर करके और पूरा डिटेल से आराम आराम से बातचीत करेंगे। ध्यान में रखिएगा, स्पाइरल कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। और ये एक प्रकार की दीर्घकालिक प्रक्रिया है, किसी प्रकार का शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जाएगा। मुझे 10 क्लास अगर एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ेगी तो मैं लूंगा, लेकिन एकदम विस्तृत तरीके से चलेगा। कोई भी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं, ये जो क्लास होगा वह आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को टारगेट करेगा। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, हल आप करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि डिटेल्स इतना ज्यादा जाएगा, डिटेलिंग, फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आते हैं अपने टॉपिक पे। यहां पर देखना जरा, अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। अब इस अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय में हमको पढ़ना क्या है? अभी अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब इसमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपने बताया
आपने बोला कि साहब इसमें कई सारी चीजें पढ़ना है। पहली चीज क्या पढ़ना है कि हमने कहा कि भाई अर्थव्यवस्था तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ मास्टर ये भी बता दे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या होता है इसको भी बता दे। अगर अर्थशास्त्र मास्टर बता रहा है तो कम से कम यह तो बता दे कि भाई अरस्तु ने क्या कहा अर्थशास्त्र को लेकर के। किसने क्या कहा? अरस्तु ने क्या कहा अर्थशास्त्र को लेकर के। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा अर्थशास्त्र को लेकर के। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा अर्थशास्त्र को लेकर के। एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने क्या कहा अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर के। और एक अपनी सामान्य सी परिभाषा तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम भी देखेंगे। दी वेल्थ ऑफ नेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र, और फिर यहां पे क्या पढ़ना है समझिएगा जरा। अर्थशास्त्र के घटक, अर्थशास्त्र के प्रकार। और इस अर्थशास्त्र के प्रकार में जब हम देखेंगे तो दो प्रकार के अर्थशास्त्र हमको दिखाई पड़ेंगे। एक हमको दिखाई पड़ेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा हमको दिखाई पड़ेगा साहब समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। अब यहां पर एक चीज समझिएगा जरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसको हम क्या कहते हैं तो आपने बताना है कि साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब इतना सारा कुछ जानने के बाद आपको कुछ और जानना है। इसमें और क्या पढ़ना है? इसमें और आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके क्या घटक होते हैं, और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसके क्या घटक होते हैं। तो इन दोनों के घटकों को भी अच्छे से पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? फिर यहां पर आइए जरा, फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अब आपको आना पड़ेगा अर्थव्यवस्था क्या होती है। क्या अर्थव्यवस्था क्या होती है? अब आपको जैसे इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया, जहां से क्वेश्चंस आया हुआ था, फिर उसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा अर्थव्यवस्था, ये जो अर्थव्यवस्था होती है इसकी हम परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? आपने बताया कि साहब इसकी हम क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। दूसरा, अर्थव्यवस्था के प्रकार हम देखेंगे। क्या देखेंगे साहब? प्रकार देखेंगे। और प्रकार हमको जो है दो तीन रूपों में दिखाई पड़ेगा। एक तो हमको जो है इसका जो प्रकार है वह दिखाई पड़ेगा किस रूप में, थोड़ा समझना जरा। अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वह एक तो उत्पादन के आधार पर हमको दिखाई पड़ेगा, उत्पादन के आधार पर। दूसरा हमको अवस्था के आधार पर दिखाई पड़ेगा, अवस्था के आधार पर। और तीसरा हमको दिखाई पड़ेगा अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। उत्पादन के आधार पर आपको कुछ अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी, जैसे एक तो आपको पता होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था आपको पता होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था और भी पता होगा जो इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या भैया? आपने बताना है कि साहब मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन अर्थव्यवस्थाओं को हम जो है उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था, अगर मैं कहूं कि भाई अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था जो होती है वो कैसे, क्या है, उसका क्या सिस्टम है, तो यहां पर देखना जरा। अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर आपको पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश की अर्थव्यवस्था, दूसरी दुनिया के देश की अर्थव्यवस्था, दूसरी दुनिया के देश की अर्थव्यवस्था, तीसरी दुनिया के देश की अर्थव्यवस्था, और एक है चौथी दुनिया
चौथी दुनिया के देश की अर्थव्यवस्था। ये अवस्था के आधार पर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलेगी। एक आपको मिलेगी खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी आपको मिलेगी बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। पूरा बहुत डिटेल से, बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट भरा पूरा हुआ है। अब सोचिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ाने में एक दिन लग जाएगा, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ाने में एक दिन लग जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था और इधर पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के देश, इनको पढ़ाने में पूरा जो है एक दिन गुजर जाएगा, है ना। तो एक लंबा टॉपिक आपका है। आज मैं भले जो है कीवर्ड दर्शा रहा हूं कि भैया कि इस पर जो है हमको इस अध्याय में पढ़ना क्या है, अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय में, तो ये सब सारी चीजें पढ़नी है। और क्या आपको पढ़ना है, समझना जरा। और आपको क्या पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, के क्षेत्रक। अब इसमें जो है हमको 6 क्षेत्र पढ़ना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उसके बाद एक चतुर्थ क्षेत्र होता है, पंचम क्षेत्र होता है और एक जो है षष्ठम क्षेत्र होता है, छठा वाला क्षेत्र। अमूमन ये जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जिसको हम कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कहते हैं, एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन चौथा क्षेत्र, पांचवा क्षेत्र और छठा क्षेत्र भी होता है। यहां से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपको समस्या होगी, ताकि मास्टर आपके लिए वो समस्या पैदा ना करे। मतलब कि चौथा, पांचवा और छठवां टॉपिक या क्षेत्रक भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, है ना, विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे भैया, उच्च लागत की क्या अर्थव्यवस्था। ये इतने सारे टॉपिक जो है हम लोग कहां पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय में। अब एक काम करना जरा, इसको अगर थोड़ा सा और मैं छोटा करूं, यहां पर देखिए, ठीक है ना, यहां पर इतना सारा टॉपिक अब आपको जो है पहले वाले अध्याय से पढ़ना है। अर्थशास्त्र क्या होता है, अरस्तु के अनुसार, एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार। फिर जो है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के प्रकार, उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, फिर दोनों के घटक क्या होते हैं, फिर अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, उत्पादन के आधार पर, अवस्था के आधार पर, फिर उसके बाद अंतर संबंधों के आधार पर। फिर हमने कहा कि भाई आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पता होने चाहिए, और फिर जो है अर्थव्यवस्था की जो है विशेषताएं, और लास्ट में उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। ये सब सारा कुछ हमको जो है पहले वाले अध्याय में पढ़ना है। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और एक हेडिंग डालिएगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा, है ना। अर्थशास्त्र क्या डालिएगा, अर्थशास्त्र। अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र है इसकी इंग्लिश क्या होती है, इकोनॉमिक्स। इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो आपने बताना है कि साहब इसकी इंग्लिश इकोनॉमिक्स होती है। ये जो अर्थशास्त्र है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन दो शब्द, एक तो आपको दिखाई पड़ता होगा अर्थ, और दूसरा एक शब्द और है शास्त्र। दो शब्दों से मिलकर के अर्थशास्त्र बना है, अर्थ और शास्त्र से। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। मतलब कि अगर सीधी सी बात, अगर हम यह कहें कि धन संबंधी मामलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, तो आपकी एक बड़ी अच्छी परिभाषा यहां पर जनरेट होती दिखाई पड़ेगी। क्या चीजें, समझना जरा। अगर मैं कहूं कि परिभाषा में क्या आप लिख सकते हैं, परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने बताना है कि धन संबंधी मामलों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है।
अर्थशास्त्र कहलाता है। अभी समझना जरा, ये सिद्धांतिक भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन अभी व्यवहार में आऊंगा, आपको जिंदा करूंगा इन द सेंस समझाने की कोशिश करूंगा ये आखिर हो क्या रहा है। ये थोड़ा सा अरस्तु के अनुसार आते हैं, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार आते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार आते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी व्यवहारिक तरीके से इसको समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है ना? तो एक अर्थशास्त्र आप जो है इसको तोड़ करके अर्थ और शास्त्र के रूप में समझ सकते हैं कि जब हम धन संबंधी मामलों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। और समझना जरा, अरस्तु का नाम सुना है? अरस्तु का नाम, अरस्तु, जो अरस्तु महोदय हैं, ये अरस्तु महोदय क्या कहते हैं कि भाई जो अर्थशास्त्र होता है वह घरेलू प्रबंधन का विज्ञान होता है। क्या होता है? घरेलू प्रबंधन का विज्ञान क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। इनको जरा लिखना, घरेलू प्रबंधन का विज्ञान क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। एक कौन बोल रहे हैं? तो ये अरस्तु महोदय बोल रहे हैं। वहीं पर जो अल्फ्रेड मार्शल हैं, सबका नाम लिख लीजिए, अभी मैं और डिटेल से समझा रहा हूं आपको। उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा, उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। फिर पहले अल्फ्रेड मार्शल का लिखिए, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन कर लेना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। लिखना जरा, मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। एक कौन बोल रहे हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल साहब बोल रहे हैं। अब एक काम करना जरा, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला, अब एक काम करना जरा, अब आप जो है एडम स्मिथ के अनुसार भी लिख लीजिए, उसकी बात समझते हैं पूरे व्यवहारिक तरीके से। एडम स्मिथ, नाम डालिए जरा, एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो द वेल्थ ऑफ नेशन है, ये 1776 में प्रकाशित होती है। और इसी द वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से पता चलता है कि जो एडम स्मिथ हैं, ये कहते हैं कि धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। लिखना जरा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र धन का क्या है? विज्ञान है। ये एडम स्मिथ साहब कहते हैं। अच्छा, एडम स्मिथ साहब को हम क्या कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अब एक चीज समझना जरा, ये आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक यहां से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस 2024 में। फिर इस क्वेश्चन को लेकर के भी, इस बुक को लेकर भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ परिभाषा को लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इन सब 2-3 चीजों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। अब समझना जरा, अरस्तु ने क्या कहा, अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम इनका करते हैं। अरस्तु ने यह कहा कि भाई घरेलू प्रबंधन का विज्ञान क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। घरेलू प्रबंधन का विज्ञान, जब हम एक घर को संचालित करने के लिए, एक घर को चलाने के लिए उसका प्रबंधन करते हैं, घर का प्रबंधन करते हैं, उस पैसे के हिसाब से आपकी आय 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया में स्वास्थ्य पर कितना खर्च होगा, पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, राशन पानी पर कितना खर्च होगा, एनर्जी पर कितना खर्च होगा, गाड़ी में पेट्रोल भराने पर कितना खर्च होगा, मोबाइल के डाटा पैक कराने में कितना खर्च होगा, कपड़े लत्ते पर कितना खर्च होगा, और जो नाई के पास आप जो है बाल बनवाने जाते हैं उसका कितना खर्च होगा। ये सब जोड़ते हैं ना, तो ये जब जोड़ते हैं उसका अध्ययन करते हैं, लिखते हैं। ये जो आप लिखते हैं वही क्या है? अर्थशास्त्र है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो आप एठो कॉपिया पे लिखते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है ना,
आप स्टूडेंट हैं, रूम में बैठ करके 5,000 रुपया आपकी सैलरी होगी, मतलब घर से आपके आता होगा, और उसी में लिखते होंगे कि रूम का किराया 2500, बाल कटाने का 100 रुपया, फिर उसके बाद जो है कॉपी किताब का जो है 500 रुपया, खाने पीने का जो है लगभग 1,500 रुपया, ऐसे आप लिखते होंगे ना। तो जो सूची बनाते हैं आप अपने जो है रोजमर्रा जीवन के प्रबंधन के लिए, या अपने पढ़ाई के स्टडी को संचालित करने के लिए, या अपनी दिनचर्या महीने के प्रोजेक्ट के लिए, वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और वही बातें आप अगर देखेंगे तो लगभग लगभग तीनों लोग बोलते नजर आ रहे हैं। यहां पर देखना जरा, घरेलू प्रबंधन का जो है क्या है? विज्ञान, ये अरस्तु साहब बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र, अल्फ्रेड मार्शल साहब बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एडम स्मिथ साहब बोल रहे हैं दी वेल्थ ऑफ नेशन में, ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका है? धन का विज्ञान। मतलब कि जो धन आ रहा है वो कहां खर्चा होगा, किन किन मदों पर खर्चा होगा, किन किन डायमेंशन में खर्चा होगा, ये क्या है? अर्थशास्त्र है। जैसे आपके घर शादी पड़ी है, बहन की शादी है, और बहन की शादी में हलवाई वाला आ रहा है, कैमरे वाला आ रहा है, तमाम लाइटिंग वाला आ रहा है, तमाम लोग, स्टेज वाला आ रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं। और जब आप लिख रहे हैं आलू इतना किलो चाहिए, पानी इतना चाहिए, पनीर इतना चाहिए, गोभी इतना चाहिए, प्याज इतना चाहिए, लाइटिंग इतनी चाहिए, है ना, और कैमरे वाले को इतना चाहिए, जो आप लिस्टिया नहीं बना रहे हैं, तो आप एक धन का अध्ययन कर रहे हैं। और वही धन का अध्ययन क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। एकदम नॉर्मल सी परिभाषा आप देख सकते हैं। अच्छा, जब आप उसको अध्ययन करके अपनी धन के माध्यम से व्यवस्था दे देते हैं, शादी में कोई कुछ एंजॉय कर रहा है, खाना खा रहा है, कौनो डांस कर रहा है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कुछ हो रही है, लाइटिंग जल रही है, कैमरा वाला काम कर रहा है, ये जो व्यवस्था हुई ना, तो अर्थ के माध्यम से जो व्यवस्था हो उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अभी जब अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तब उसको जो है हम बताएंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र पढ़ना है। और अर्थशास्त्र क्या होता है? एक प्रकार का सैद्धांतिक अध्ययन होता है। जब इसको हम व्यवहार में जीते हैं, जब इसको हम जो है जमीनी स्तर पर लागू हुए देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और अर्थशास्त्र जो होता है सैद्धांतिक अध्ययन होता है। अब एक काम करिए, हम चलते हैं अपने से कुछ परिभाषा लिखने लायक कुछ बताते हैं, और जो आप जो है क्या कर सकें, लिख सकें। इनको भी लिखना है, सारे लोगों को लिखना है, ठीक है ना। अब एक काम करिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखना जरा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसकी परिभाषा अब लिखना जरा। क्या होती है अर्थशास्त्र की परिभाषा? तो अगर मैं कहूं कि साहब अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी, तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, ऐसे करके लिखिएगा एकदम, ताकि आप लिख सकें, किसी को बता सकें। किताब में, नोट्स में आपको लिखना कैसे है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, विनिमय और उपभोग, और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? आपने बताना है कि उसको क्या कहते हैं। इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और परिभाषा लिखेंगे, और जरा एक और परिभाषा लिखिए। अर्थशास्त्र वह विषय है, लिखना जरा नेक्स्ट परिभाषा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वह विषय है, वह विषय है जिसमें व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति, समाज, सरकार, समूह
अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से, सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। एक ए परिभाषा और लिख लीजिए आप, इसके साथ एकदम आराम आराम से लिखिएगा, नोट्सवा बनाते चलिएगा भैया, नहीं तो आपको 4 महीने बाद आभास होगा कि ससुरा नोट्स बना लिए होते तो सही रहता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नोट्स बनाते चलिएगा। और मास्टर कोई भी टॉपिक छोड़ेगा नहीं। मेरा अपना स्टूडियो तैयार हो गया है, इस गरीबी में मैंने अपना स्टूडियो तैयार कर लिया है, समझ रहे हैं ना। और आप लोगों की अगर देन होगी तो एक नहीं 4, 6, 10 स्टूडियो ऐसे बनकर के एक दिन तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी, ये आप देखेंगे ना तो मुझे यूट्यूब से पैसा आएगा, आपका व्यूज आएगा, आप देखेंगे तो आप भी लाभान्वित होंगे, मैं भी इकोनॉमिक्स की भाषा में लाभान्वित होऊंगा। मैं आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगाऊंगा, कोई फीस नहीं लूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जाएगा। और मुझे कहां से? अमेरिका से डॉलर के रूप में पैसा आएगा, समझ रहे हैं ना। अब डॉलर के रूप में पैसा आएगा, मास्टर को नहीं देंगे इसलिए नहीं देखेंगे। भाई तुमको आ जाएगा, हमको भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? दोनों का समावेशी विकास हो जाएगा। एक का आर्थिक विकास होगा, दूसरे का जो है शैक्षणिक विकास होगा, और शैक्षणिक विकास के माध्यम से एक दिन आर्थिक विकास भी होगा रोजगार के माध्यम से, ठीक है ना। तो खैर ये अर्थव्यवस्था, ये जो अर्थशास्त्र हुआ। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस अर्थशास्त्र के थोड़ा सा हम लोग व्यवहारिक पहलू को, अच्छा एक काम करिए, यहां पर मास्टर ने समझाया ही नहीं अच्छे से। यहां पर ये जो परिभाषा आपने दिया था, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, मतलब कि जब हम वस्तुओं के उत्पादन की बात करें, हम वस्तुओं के वितरण की बात करें, हम वस्तुओं के मार्केटिंग मतलब कि विनिमय की बात करें, जब हम वस्तुओं के उपभोग की बात करें और इनके उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, इनके अध्ययन की बात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के, तो वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। परिभाषा ये आपको अच्छे से लिखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब एक काम करते हैं, अर्थशास्त्र के डालिएगा कि प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना। लिखना जरा, अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र के प्रकार अगर हम देखें तो 2 प्रकार के अर्थशास्त्र आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब समझना जरा, ये होता क्या है, ये होता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? यहां से आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम अर्थव्यवस्था के इकाई पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक बाजार, एक उद्योग, एक फर्म, इनका जब हम अध्ययन करें, इकाई पहलुओं का अध्ययन करके अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखना जरा, इसको हम सूक्ष्म, इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं? बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, इसकी परिभाषा जरा सुनना। इसकी परिभाषा क्या मास्टर ने बताया? तो इसकी परिभाषा मास्टर ने यही बताया कि भाई जब हम अर्थव्यवस्था के, जब अर्थव्यवस्था के
छोटे 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 2 बार ऐसे लिखिए या छोटे छोटे आर्थिक पहलुओं का आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक पहलुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यहां पर लिखिए जरा, जब हम अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं या अर्थव्यवस्था के इकाई पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अगर मास्टर ए कहे कि भाई इसका उदाहरण क्या होगा, तो उदाहरण बताइए। ए उदाहरणवा आपसे पूछा गया है, परिभाषा आपसे नहीं पूछी गई है। एक क्या पूछा गया है? उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो अगर हम कहें कि एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति, एक जो है संस्था, एक बाजार, इनका अध्ययन करके जो है जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लिखना जरा, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार, तो ये सब जो है जब हम इकाई पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और यहां पर देखिए जरा, बृहद अर्थशास्त्र, जब हम अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करें, जब, लिखना जरा, जब अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। अब बड़े बड़े पहलुओं का मतलब कि यहां पर कौन सी बात हुई? बड़े बड़े पहलुओं का, तो यहां पर अध्ययन किसका किया जाएगा उसको भी जरा सुन लीजिए। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आप क्या डालेंगे कि साहब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हम जब रोजगार की बात करते हैं, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं, जब हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं, जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं, तो ये जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, भुगतान संतुलन, लिखना जरा, भुगतान संतुलन, तो ये जो संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर जब हम अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बृहद अर्थशास्त्र। इसको लिखना जरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का क्या अध्ययन? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हुई। एक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों जो है अच्छे शब्दों में आप लिखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन इत्यादि ना हो। यहां पर सारा कुछ मैंने पूरा डिटेल से बातचीत किया है, सब कुछ अच्छे से आप पूरा डिटेल से लिखिएगा। चलें आगे। अब एक काम करिए, थोड़ा सा जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र के घटक, एक हेडिंग ए डाल लीजिए। और इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक है उसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि आपको आसानी हो हर चीज करने में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो घटक होते हैं अमूमन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें जो है हम जब घटक देखते हैं तो इसमें 3 सिद्धांतों के पहलुओं का अध्ययन करते हैं। एक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, एक होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, एक होता है कीमत व्यवहार सिद्धांत। कीमत व्यवहार सिद्धांत। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर 3 चीजें आप देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक के रूप में। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और एक है आपको कीमत व्यवहार सिद्धांत मिलेगा। यहां पर अध्ययन कैसे किया जाता है समझिएगा जरा। जैसे जब हम उपभोक्ताओं को देखते हैं, हम आम जनता को देखते हैं, आम जनता उपभोक्ता होती है ना, हर व्यक्ति उपभोक्ता है, तो देखा जाता है कि किसकी कितनी इनकम है, किस उपभोक्ता की कितनी क्या है इनकम, इन द सेंस आय है, और ये अपने अधिकतम संतुष्टि के लिए कहां पर किन वस्तुओं पर ये निवेश कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो यहां पर लिखना जरा, इस आय को अधिकतम संतुष्टि के लिए, संतुष्टि कैसे लिखा जाएगा, अधिकतम रुचि के लिए, ऐसे लिख लीजिए, रुचि के लिए ये अपना जो है आय खर्च कहां पे कर रहा है, खर्च कहां पे कर रहा है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खर्च कहां कर रहा है। तो ये जो खर्च करेगा इसकी आय कितनी होगी, इसके इंटरेस्ट को देखा जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, इसको हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। मतलब उपभोक्ताओं के व्यवहार को हमने जांच परख लिया, और जब उपभोक्ताओं के व्यवहार को जांच परख लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि भाई हमको किसका उत्पादन करना है, किन वस्तुओं और सेवाओं की ये आय, अपनी जो है आय खर्च कर रहा है, किन उत्पादों पर अपनी आय खर्च कर रहा है, जिससे कि इसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, है ना। अब यहां पर देखना जरा, जब हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का अध्ययन कर लेते हैं तो यहां पर इंडस्ट्रीज जो उत्पादक वर्ग है वो आता है, जो उत्पादक वर्ग है वो आता है, और उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद इसको पता चल जाता है कि उपभोक्ताओं की डिमांड क्या है। उसी के अनुसार एक क्या करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। क्या करता है, उत्पादन करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो रहा है। और फिर उसके बाद लास्ट में हम बाजार की स्थितियों के आधार पर, बाजार की स्थिति के आधार पर उस प्रोडक्ट, मतलब कि जो वस्तु एवं सेवा है उसके आधार पर जब हम कीमत को तय करें उस बाजार के आधार पर, तो उसको हम कहते हैं कीमत व्यवहार सिद्धांत। तो यहां पर सबसे पहले आपने उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आपने उपभोक्ताओं की आय देखा, कहां पर सबसे ज्यादा ये पैसा खर्चा कर रहे हैं, किन वस्तुओं और सेवाओं पर, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके। और फिर जो उपभोक्ता उत्पादक वर्ग है इन्हीं को जो है अध्ययन करके आया, उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने लगा। और जब उत्पादन हो जाएगा तो फिर जो है वो मार्केटिंग करेगा, और मार्केटिंग करने जाएगा तो देखेगा डिमांड कितनी है, देखेगा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी है, उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम तय करेगा। ये क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब फिर अगर मैं आपसे यह कहूं कि समष्टि अर्थशास्त्र के घटक क्या हो सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के घटक। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो है हर पहलुओं का अध्ययन करे उसको समष्टि अर्थशास्त्र। यहां पर बड़े बड़े अर्थव्यवस्था के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसके घटक क्या होंगे, तो घटक आपको पहले ही हमने बताया कि जैसे बेरोजगारी,
जैसे गरीबी, जैसे मौद्रिक नीति, जैसे राजकोषीय नीति, जैसे भुगतान संतुलन, ठीक है ना, जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो ये सब सारी चीजें जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजें हो, अर्थव्यवस्था के पहलुओं का अध्ययन किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं अर्थव्यवस्था के साथ, अर्थव्यवस्था के प्रकार, उत्पादन के आधार पर, अवस्था के आधार पर, और फिर अंतर संबंधों के आधार पर। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और भी 3-4 क्षेत्र जो हैं उसको भी देखेंगे। लास्ट में हम लोग जो है अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कारण, समस्या, जो भी चीजें हैं, और लास्ट में उच्च लागत की अर्थव्यवस्था, सब कुछ देखने के बाद एक टॉपिक आपका, एक चैप्टर आपका एंड होगा। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते रहिएगा।